हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, मार्केट चर्चा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वेदांता की। तो क्या वेदांता भी अदानी के राह पे चल रहा है? और अगर जो हम बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं वेदांता के अंदर, तो वो जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट की। तो अगर उनका जो टोटल डेट देखें तो वो करीब 11.8 बिलियन डॉलर्स का है। और जो उनके लेंडर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा अब पैनिक में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि क्या वो अपनी देनदारी को पूरा कर पाएंगे। तो अगर हम उनके स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने क्या कहा है इस बारे में अगर उसकी बात करें, तो उन्होंने कहा है कि वेदांता को करीब 2 बिलियन डॉलर्स जो है मार्केट से रेज करने हैं। और इसके साथ ही उनको अपने जिंक बिजनेस को कंसोलिडेट करना है, यानी कि उनके ग्लोबल जिंक बिजनेस को हिंदुस्तान जिंक के साथ जो है उनको मर्ज करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? पहली बात तो ये है कि वो जिंक के बिजनेस को कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30% स्टेक है और वहाँ पे कुछ पेच फंसा हुआ है। दूसरा ये कि जो उनका जो दो प्लांट्स हैं जिन्हें वो बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं, वो बिक नहीं रहे हैं। उनका एक टूटीकरोन का प्लांट है और एक इलेक्ट्रोस्टील का प्लांट है, तो वहाँ से भी उनको फंड नहीं आ रहा है। तो उनको जो है बचने के लिए करीब 2 बिलियन डॉलर्स जो है मार्केट से जल्दी ही रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो एक देनदारी है वो इस साल के अंत तक है 500 मिलियन डॉलर्स की, और उसके बाद जो है जनवरी जो 2024 में उनको करीब 1 बिलियन डॉलर्स पे करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीधा साधा 1.5 बिलियन डॉलर्स जो है उनको पे करने हैं अगले एक साल में, और उनके पास जो है पैसे इतने नहीं हैं। और इसी वजह से उनके शेयर प्राइस पर प्रेशर बन रहा है और मार्केट में ये जो है थोड़ा पैनिक फैल रहा है कि क्या वो अपनी ऑब्लिगेशन मीट कर पाएंगे। अब देखिए, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक पहले अदानी की न्यूज़ आती है, अब वीएडीएल की न्यूज़ आती है, तो कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है। लेकिन दोस्तों, दरअसल प्रॉब्लम जो जो इन सब प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो है राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं और पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ने लगती है, तो लोग जो है पैसा लोन पर नहीं देना चाहते। वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी डिमांड करते हैं और बहुत सोच समझकर पैसा देना चाहते हैं। तो इसे जो बाजार में जो पैसा जो घूमता है वो कम हो जाता है, और इसी का पिंच जो है जो इन सब कंपनीज को फील करना पड़ रहा है। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं दोस्तों। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो अदानी ग्रुप की तरफ से जो पहला रिस्पॉन्स गया था, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मेडॉफ्स ऑफ वॉल स्ट्रीट। अब ये मेडॉफ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो है क्या है, आप में से काफी लोग जानते होंगे, सुने होंगे। मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि ये क्या किस्सा था। तो मेडॉफ जो है वॉल स्ट्रीट के एक बहुत बड़े वेल रेस्पेक्टेड आदमी थे, हमारे भाई साहब की तरह। और वो जो है गवर्नमेंट के कई पैनल्स में और नैस्डैक के बोर्ड में और एसईसी के बोर्ड में, एसईसी जैसे हमारे यहाँ सेबी होती है तो यूएस में एसईसी होती है, तो इतने बड़े रेस्पेक्टेड वेल रेस्पेक्टेड आदमी थे। अब वो एक हेज फंड चला रहे थे, दुनिया को बताने के लिए वो एक हेज फंड चला रहे थे, लेकिन दरअसल वो एक पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। यहाँ से पैसा लेते थे और यहाँ से देते थे, और बीच में जो है अपने जो है लग्जरी के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते थे। और चूंकि वो इतने वेल नोन और इतने पावरफुल इंसान थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करे। और कुछ लोगों ने फिंगर पॉइंटिंग किया भी, एसईसी को रिपोर्ट भी किया, और एसईसी ने एक तरीके से उनको क्लीन चिट भी दे दिया। तो ये सारी पॉन्जी स्कीम आप देखिए करीब 8-10 साल चलती रही। और आपने लार्जेस्ट कॉन के बारे में तो सुना होगा, ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम थी, करीब 65 to 70 बिलियन डॉलर्स की। और इसमें जो है दुनिया भर के जो रईस लोग थे उनका पैसा इस पॉन्जी स्कीम पर आया था। तो ये सारा ऑपरेशन जो है बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। सब कुछ जो है, उनके जो इन्वेस्टर्स थे वो भी खुश थे, उनको भी रिटर्न मिल रहा था, इनका भी बहुत बड़ा नाम था, और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि इनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करे। एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम आई 2008 में, जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई, और जिन लोगों ने भी उस स्कीम में पैसा लगाया था वो सारे अपना पैसा मांगने लगे, एक साथ मांगने लगे, और वो पूरी स्कीम जो है ताश के पत्तों की तरह घड़घड़ा गई। और जहां उनके बैंक अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए थे, तो वहां पे कुछ मिलियन ही रह गए और वो अपनी कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
आइए अब थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मैं शॉर्ट हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो अब मैं जो है एग्जिट करने की सोचूंगा, क्योंकि अब एक रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। तो आज हमें लगभग वैसा ही होता हुआ दिखा। मार्केट्स जो हैं ग्रीन में खुले और थ्रू आउट द डे जो हैं जो ग्रीन में ही रहे और कोई मेजर गिरावट भी हमें देखने को नहीं मिली। और आज हमने इंट्राडे में जो है निफ्टी को लॉन्ग भी किया था और लेकिन हमने उसको कैरी नहीं किया, क्योंकि अभी भी हमारे एल्गोस जो हैं बुलिश सिग्नल नहीं दे रहे हैं। अब अगर हमें कल पोजीशन बनानी हो तो हम क्या बनाएंगे? देखिए, हम जैसे कि मैंने कल बताया कि हमें शॉर्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, हमें नेकेड लॉन्ग भी नहीं जाना है, क्योंकि मुझे इस ट्रेंड पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि और हमारे एल्गोज ने अभी तक ट्रेंड की जो बाय के सिग्नल्स भी नहीं दिए हैं। लेकिन शॉर्ट कवरिंग रेड रैली हो सकता है, तो इसका हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं? इसका हम जो है हेजिंग के साथ हम एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे बुल कॉल स्प्रेड की हम पोजीशन बना सकते हैं और 17,100 का स्टॉप रख के हम निफ्टी को जो है में बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ट्रेंड पिकअप करता है तो 17,600 700 तक की पूरी पॉसिबिलिटी है। सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ भी किया जा सकता है। तो 40,300 का स्टॉप लॉस रखकर हम बैंक निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकते हैं। नेकेड पोजीशन बनाना थोड़ा खतरा है, क्योंकि जब इतने गिरावट के बाद जब मार्केट रिबाउंड करता है तो एक आध दिन हमें वो शार्प डाउनफॉल भी देता है। तो इस वजह से नेकेड लॉन्ग पोजीशंस दोनों में बनाना थोड़ा खतरे की बात रहेगी। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने सेक्शन आज के सीखे में। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं फ्रंट रनिंग स्कैम के बारे में। तो एक फ्रंट रनर कौन होता है? फ्रंट रनर वो होता है जिसके पास कुछ जो है खास इंफॉर्मेशन होती है, गुप्त इंफॉर्मेशन होती है जो बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं होती है और वो उसका एक इस्तेमाल जो है इलीगली करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने की से समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैं एक फंड हाउस में काम करता हूँ और मेरा फंड हाउस जो है कल जो है 100 करोड़ की बाइंग करने वाला है किसी 3-4 स्टॉक में, और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब मैं इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इस्तेमाल ये कर सकता हूँ कि उनके खरीदने से पहले मैं खुद खरीद सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड आ जाएगा कि मैंने वही स्टॉक्स खरीदे और बड़ी मात्रा में खरीदे। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन को अपने एसोसिएट्स या अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली में पास ऑन कर दूं और उन्हें कहूं कि खरीदने को। तो ये फ्रंट रनिंग का एग्जाम्पल होता है। अब फ्रंट रनिंग इलीगल क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से जो आपने जो पहले खरीद लिया उसकी वजह से उसका प्राइस शॉर्ट अप कर गया, और जब एक्चुअली वो फंड हाउस खरीदने गया तो उसने स्टॉक को महंगा खरीदा। अब वो फंड हाउस का जो पैसा है वो उसका तो खुद का है नहीं, वो पैसा है जो जनरल पब्लिक का। तो पब्लिक को महंगे दामों पर शेयर खरीदने पड़े, उन्होंने ज़्यादा पैसे देके खरीदे तो पब्लिक को नुकसान हुआ। इस वजह से फ्रंट रनिंग जो है इलीगल होता है। और अभी आपने रिसेंट टाइम्स में कुछ केसेस ऐसे सुने होंगे, उसमें से एक जो केस है वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। उसमें उनके एक जो डीलर थे उन्होंने जो है फ्रंट रनिंग किया था। तो वो क्या करते थे, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती थी कि वो म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक खरीदने वाला है, और म्यूचुअल फंड आप जानते हैं दोस्तों सैकड़ों करोड़ों की बाइंग करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है कुछ ब्रोकर्स को पास ऑन कर देता था और वो ब्रोकर्स जो हैं उसे खरीदते थे। तो किसी तरीके से इसका उजागर हुआ और जो है अब उनको जो है सेबी ने, कल की ही न्यूज़ है कि उसको डिबार्ड कर दिया कि वो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन देखिए इस स्कैम का पता कैसे चला? एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उनका जो कोडवर्ड था, जो उनका कोड नेम था वो था जादूगर। वो जादूगर के नाम से जो है ब्रोकर्स के साथ बात करते थे। और इनका जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो कैसे प्रूव किया गया, क्योंकि ट्रेडिंग तो उनके नाम से हुई नहीं थी। तो ऐसे किया गया कि पहले तो उन ब्रोकर्स को पकड़ा गया जिन ब्रोकर्स ने उन स्टॉक्स में जो है बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की थी। जो म्यूचुअल फंड, मान लीजिए कि 30 तारीख को म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ की इन्फोसिस खरीदा, तो भाई बड़ी क्वांटिटी में 30 तारीख से एक दिन पहले या 2 दिन पहले किन किन लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में इन्फोसिस खरीदा और उससे प्रॉफिट भी कमाया। तो इस तरीके से उन्होंने जो है उन एंटिटीज़ को पकड़ा और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जिस दिन
जो है ये म्यूचुअल फंड बाइंग करता था, उससे पहले जो वो ट्रेड करते थे वो तो प्रॉफिट में जाते थे, लेकिन जिस दिन म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते थे उस दिन के अगर उनके ब्रोकर्स के ट्रेड होते थे वो कुछ खास प्रॉफिट जनरेट नहीं करते थे। तो ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन में निकला और उन डीलर महाशय के ऊपर करीब 30 करोड़ का जो है रिकवरी का भी ऑर्डर दिया गया है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन रेज करता है कि पता नहीं ऐसे कितने केसेस चल रहे होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है, जो नहीं पकड़ा जाता है वो ईमानदार होता है। तो इस वजह से जो है हमें थोड़ा अपने सोच समझ कर जो है अपने पैसे को लगाना चाहिए और कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस एपिसोड को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और साथ में ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिए ताकि हम इसके कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें।